भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका बीए थर्ड ईयर एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये पेपर सेकंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन की क्लास है। इसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, वैधता, और इसका हमने अर्थ, इसकी परिभाषाएं हमने, और इसका वैलिडिटी का, रिलायबिलिटी के साथ, वैधता का विश्वसनीयता के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे वैधता के प्रकार की, वैलिडिटी के टाइप्स की। जैसा कि हम जान चुके हैं, वैधता जो है किसी भी परीक्षण की जो है ये होती है कि परीक्षण का निर्माण करता उसे जिस उद्देश्य के साथ बना रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर बना रहा है, अगर वह उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है परीक्षण, तो हम कह सकते हैं कि वह वैध परीक्षण है। इसके अलावा क्रोनबेक ने भी कहा था कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा होती है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। अतः हम कह सकते हैं अगर कोई भी परीक्षण तभी वैध है जब वह वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। अगर हमने उपलब्धि मापने के लिए कोई परीक्षण बनाया है, तो अगर वो उपलब्धि का मापन कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये वैध परीक्षण है। अगर कोई व्यक्तित्व के बारे में या व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए अगर कोई टेस्ट बनाया गया है और वो व्यक्तित्व के बारे में सही अंकन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो वैध परीक्षण है। इस तरीके से जो परीक्षण जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है, अगर उस उद्देश्य की वह पूर्ति कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो वैध परीक्षण है। आज हम बात करेंगे परीक्षण की वैधता के प्रकार की, कि वैलिडिटी का जो हम परीक्षण करते हैं, परीक्षण की जो वैलिडिटी होती है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बीच में इसे भी लेकर मतभेद हैं। उन्होंने जो है अलग अलग कसौटियों पर वैधता के अलग अलग प्रकार बताए हैं, अलग अलग विधियों पर वैधता निर्भर करती है। और इसके अंदर जो क्रोनबेक हैं, घिसली है, एंटासी हैं, गोडे हैं, हर्ट हैं, गुलिक्सन हैं, रॉस हैं, ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो उन्होंने वैधता के अनेक प्रकार बताए हैं और अनेक प्रकार से इनका वर्गीकरण किया है। जो मुख्य प्रकार हैं उनकी हम बात करते हैं। वैधता के जो प्रकार हैं उन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आंतरिक कसौटी के आधार पर वैधता, और दूसरी बाह्य कसौटी के आधार पर वैधता। आंतरिक कसौटी के आधार पर जब हम वैधता की बात करते हैं तो इसके अंदर 5 प्रकार की वैधता आ जाती है। पहली तो अंकित वैधता, जिसे फेस वैलिडिटी कहते हैं। इस दूसरी विषय वस्तु वैधता, कंटेंट या करिकुलर वैलिडिटी। तीसरी तार्किक वैधता, लॉजिक वैलिडिटी। चौथी कारक वैधता, फैक्टोरियल वैलिडिटी। और पांचवी सक्रिय वैधता, ऑपरेशनल वैलिडिटी। इसी प्रकार बाह्य जो कसौटियां हैं जिनके आधार पर हम वैधता नापते हैं, उसके अंदर पूर्व कथित वैधता, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, निर्मित या अन्वय वैधता, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और तीसरी एकीभूत और समवर्ती वैधता, कंकरेंट वैलिडिटी। अब इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली हमारी जो वैधता है वो है अंकित वैधता, जिसे हम फेस वैलिडिटी भी कहते हैं या रूप वैधता भी कहते हैं। हम नॉर्मली जब किसी भी टेस्ट को देखते हैं तो देखकर हमारे मन में एक विचार आता है कि ये टेस्ट इसी चीज़ के लिए बना है या नहीं बना है। उसका रूप देख कर ही हमें पता चल जाता है कि वो टेस्ट अपने आप में वैध है या नहीं है। क्योंकि जब आदमी मनोवैज्ञानिक टेस्ट बनाते रहते हैं या कोई भी व्यक्ति जब टेस्ट का निर्माण करता है या टेस्ट को प्रशासित करता है, तो उसे देख कर ही पता चल जाता है कि वो टेस्ट जो है उससे संबंधित है या नहीं है। तो रूप देखकर या उनका किस तरीके से वो दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें अंकित की गई हैं, उनका स्वरूप देखकर ही जब इंसान जो है उसकी वैधता का पता लगाता है, कहता है कि ये वैध है या नहीं है। तो इस प्रकार की जो वैधता होती है वो अंकित वैधता कहलाती है।
इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि जब प्रश्नों के स्वरूप को देखकर ही ये निर्धारित किया जाए कि वो वैध है या नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का हम टेस्ट लेते हैं उसमें कुछ खास प्रकार के प्रश्न हमें रखने पड़ते हैं और प्रश्नों को देख कर ही हमें पता चल जाता है, स्वरूप देख कर ही पता चल जाता है कि क्या ये टेस्ट के अंदर जो हमने प्रश्न सम्मिलित किए हैं इस चीज़ का मूल्यांकन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर हम देखकर ही उसके बारे में बता दें, देखकर ही उसकी वैधता का पता लगाना चाहें, तो इस प्रकार की जो वैधता होती है अंकित वैधता कहलाती है या रूप वैधता कहलाती है। इसमें उदाहरण भी है कि ऐसी व्यक्तित्व सूची जो व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मापन करने के लिए बनाई जाए और परीक्षण के दोनों पदों को देखकर ही यह पता चल जाता है कि परीक्षण का निर्माण व्यक्तित्व के मापन हेतु हुआ है या नहीं हुआ है। जब हमने व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं को मापने के लिए कोई परीक्षण बनाया है तो हमने जो उसके अंदर प्रश्न सम्मिलित किए होंगे या पद हमने जो सम्मिलित किए होंगे वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व से भी जुड़े हुए होंगे और बहिर्मुखी व्यक्तित्व से भी जुड़े हुए होंगे। इस प्रकार हम देखकर ही पदों को देखकर ही पता लगा लेते हैं कि ये जो टेस्ट है ये अपने आप में वैलिड है या नहीं है। या हम समझ लीजिए कि किसी 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं का हम अंकगणितीय उपलब्धि का टेस्ट लेना चाहते हैं, मापन करना चाहते हैं, तो हम टेस्ट को देख के ही प्रश्नों को देख के ही बता सकते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन वो 12वीं के हिसाब से हैं या नहीं है, अंकगणित के ही हैं या नहीं है। इस तरीके से जब हम देख कर ही किसी टेस्ट की वैधता ज्ञात कर लेते हैं तो उस अंकित वैधता या रूप वैधता कहते हैं। अगली वैधता आती है आपकी विषय वस्तु वैधता या पाठ्यक्रमात्मक वैधता। मतलब जब हम पाठ्य वस्तु को देखकर पाठ्य वस्तु का अध्ययन करके बताते हैं कि इसके अंदर जो पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया गया है वो परीक्षण के अनुसार है या नहीं है। मतलब परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति उस पाठ्य वस्तु से हो रही है या नहीं हो रही है, विषय वस्तु उससे मेल खाती है या नहीं खाती है। जब विषय वस्तु देखकर हम कहते हैं कि कोई टेस्ट वैध है या नहीं है तो उसे विषय वस्तु वैधता या पाठ्यक्रमात्मक वैधता कहा जाता है। समझ लीजिए कि हमने जो है एक टेस्ट बनाया और मानसिक स्तर का पता लगाने के लिए, तो उनके पाठ्यक्रम के आधार पर तो हम देखेंगे कि उसके अंदर वो जो है कितने हद तक सफल है बच्चों की मानसिक स्तर का पता लगाने के लिए, और उसके अंदर जो विषय वस्तु निर्धारित करी गई है वो बच्चों के बालकों के आयु स्तर के अनुसार है या नहीं है। यह सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जब हम उसका पाठ्यक्रम को देखते हैं कि उसके अंदर जो सम्मिलित करी गई है विषय वस्तु वो वैध है या नहीं, तो उसे हम विषय वस्तु वैधता कहते हैं। टेसी कहते हैं कि विषय वस्तु वैधता में आवश्यक रूप से विषय वस्तु का व्यवस्थित परीक्षण निहित होता है। मतलब जो विषय वस्तु हम उसके अंदर जो कंटेंट डाल रहे हैं उन्हें हम व्यवस्थित रूप से चेक करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, जिससे कि ये निर्धारित किया जा सके कि क्या मापे जाने वाले व्यवहार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श सम्मिलित करता है या नहीं करता। मतलब जो हमने क्वेश्चन उसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं वो जिस व्यवहार का हम मापन करना चाहते हैं उस व्यवहार का वो प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं करते हैं, उस व्यवहार से रिलेटेड हमने प्रश्न डाले हैं या नहीं डाले हैं। जब हम इस तरीके से किसी भी टेस्ट की वैधता ज्ञात करते हैं तो उसे विषय वस्तु वैधता हम कह सकते हैं। इसके बाद आती है तार्किक वैधता। तार्किक वैधता के अंदर हम जो है परीक्षण का निर्माता जो होता है, जो परीक्षण का निर्माण करता है, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर और यूनिट को लेकर परीक्षण का निर्माण करता है। मतलब कुछ संप्रत्यय, कुछ इकाइयाँ का उसे चयन करना पड़ता है परीक्षण के निर्माण के लिए। और वो हम ये देखने का, इस प्रकार की जो वैधता होती है तार्किक वैधता, हम उसके अंदर ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो संप्रत्यय और जो इकाइयाँ हमने चयनित की हैं क्या वो उद्देश्यों से संबंधित हैं या नहीं है। जब हम ये चेक कर रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स और जो इकाइयाँ हमने यूनिट्स जो हमने चयनित की हैं वो परीक्षण के उद्देश्यों से संबंधित हैं
तो इस प्रकार की जो परीक्षण होता है, इस प्रकार की जो वैधता होती है, वो तर्क संगत वैधता कहलाती है, ये तार्किक वैधता कहलाती है। और इस प्रकार की वैधता जो है हम क्रिएटिविटी वाले जो टेस्ट होते हैं उनके निर्माण के समय हम करते हैं कि अगर हम सृजनात्मक परीक्षण लेना चाह रहे हैं, मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चे किस क्षेत्र में उसकी सृजनात्मकता है, तो हम देखेंगे कि सृजनात्मक परीक्षण के अंदर उससे संबंधित शील गुणों को, विशेषताओं को वो व्यक्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और इस तरीके से जब हम तार्किक अवलोकन करते हैं किसी भी परीक्षण के पदों का, तो उसे हम तार्किक वैधता कह सकते हैं। इसके अलावा कारक वैधता, ये चौथी प्रकार की वैधता है और एनास्टेसी ने इसके बारे में कहा है कि परीक्षण की कारक वैधता से आश्रय परीक्षण व अनेक परीक्षणों के समूह या व्यवहार के अन्य कारकों से सहसंबंध का होना है। मतलब जब हम कारक वैधता चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि परीक्षण का अनेक परीक्षणों के समूह से या व्यवहार के जो समान कारक है उनसे कोई सहसंबंध है या नहीं है। समझ लीजिए एक परीक्षण हमने बनाया और उसके अंदर मानसिक और व्यक्तित्व दोनों के शील गुण थे, तो हम ये देखना चाहेंगे कि उसके अंदर जो कारक हैं, जो शील गुण हैं, वो जो है किन से रिलेटेड है, वो जो कारक है उनका सहसंबंध कितना है। भाई व्यक्तित्व परीक्षण बना रहे हैं तो उसका व्यक्तित्व से ही उनका संबंध होना चाहिए, मानसिक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम मानसिक योग्यता का पता लगाना चाह रहे हैं तो उसमें जो है जो शील गुण होंगे, जो कारक होंगे, वो मानसिक योग्यता से संबंधित होने चाहिए, उनका जो सहसंबंध गुणांक है वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से जब हम विभिन्न परीक्षणों के बीच में और विभिन्न समूहों के बीच में और विभिन्न व्यवहारों के बीच में सहसंबंध स्थापित करते हैं, तो ये सहसंबंध स्थापित करके जो वैधता ज्ञात करने की विधि होती है उसे हम कारक वैधता कहते हैं, या हम इसे सहसंबंध ज्ञात करने वाली वैधता भी हम कह सकते हैं। गिलफोर्ड का मत है कि कारक विश्लेषण से हमें ये ज्ञात होता है कि किस परीक्षण के द्वारा क्या मापन किया जाता है, इसलिए ये वैधता अन्य वैधता प्रकारों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब हम सारे कारकों का शील गुणों का देख लेते हैं कि वो अलग 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 प्रकार के परीक्षणों से उनका हम सहसंबंध स्थापित कर करके चेक कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस परीक्षण के अंदर जो पद चयनित किए गए हैं उनका किस प्रकार के शील गुणों से, ये किस प्रकार की जो योग्यताएं हैं उनसे इनका संबंध है। और इसलिए इस प्रकार की जो वैधता होती है वो सबसे ज्यादा या बाकियों के मुकाबले ज्यादा अच्छी वैधता कहलाती है। हम बात करेंगे अब संक्रिया वैधता की। संक्रिया वैधता से मतलब होता है कि जब व्यक्ति परीक्षण की रचना कर रहा होता है, जो परीक्षण की रचना कर रहा होता है तो हाथ के हाथ विश्लेषण करता चलता है कि ये जो मैं इन पद का चयन कर रहा हूँ क्या यह मेरे परीक्षण के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है। जब परीक्षण करता है ये देखने का प्रयास हाथ के हाथ करता है, मतलब अभी तक उसने उसे टेस्ट को प्रशासित करके नहीं देखा है, वो पदों का चयन करते समय ही देख रहा है उन पदों को। जब वो चयन कर रहा है तो पदों को देख रहा है कि क्या ये मेरे उद्देश्य की पूर्ति कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की जो वैधता होती है वो संक्रिय वैधता कहलाती है। ये जो 5 हमने वैधताएं देखी हैं ये हमारी वैधताएं हैं आंतरिक कसौटी के आधार पर। और अब हम बात करेंगे बाह्य कसौटियों के आधार पर वैधता कौन कौन सी प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है पूर्व कथित वैधता। पूर्व कथित वैधता के अंदर जब मनोवैज्ञानिक परीक्षण का निर्माण करते हैं तो किसी न किसी योग्यता या गुण या विषय के संबंध में भविष्यवाणी करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा जो परीक्षण है इसके आधार पर हम ये कह सकें कि ये बालक या ये व्यक्ति कौन से व्यवसाय में सफल होगा या कौन से क्षेत्र में ये आगे जाके ज्यादा तरक्की कर सकता है। जब हम परीक्षण के आधार पर
पूर्व कथन करते हैं, उसकी भविष्यवाणी करते हैं। तो हम जब टेस्ट बनाते हैं तो टेस्ट के में भी हम ये चीज़ चेक करते हैं कि क्या हमारे जो पद हैं, ये जो चीज़ें हमने इसके अंदर सम्मिलित की हैं, उनके अंदर पूर्व कथन करने की क्षमता है या नहीं है। चैपलिन ने इसके बारे में कहा है कि पूर्व कथित वैधता से तात्पर्य उस मात्रा से है जितनी मात्रा में वह परीक्षण उस विशेषता को नापता है जिसके मापन के लिए उसे अभिकल्पित किया गया है। मतलब पूर्व कथित वैधता से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई परीक्षण जिस विशेषता को मापने के लिए वो बनाया गया है और उसी विशेषता का जितने हद तक वो मापन करेगा उतना ही वो जो है पूर्व कथित वैधता वाला परीक्षण ये वैधता वाला परीक्षण कहलाएगा कि भाई जो है वो परीक्षण अच्छी तरीके से बता रहा है कि इस क्षेत्र में बच्चा सफलता हासिल करेगा क्या नहीं करेगा। समझ लीजिए कोई टीचर बनना चाह रहा है तो उससे पहले टीचर बनने से पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो हम कहते हैं कि अगर एंट्रेंस टेस्ट में अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो टेस्ट क्या बता रहा है, ये भविष्यवाणी कर रहा है कि जिस बच्चे के ज्यादा अच्छे नंबर हैं वो ज्यादा अच्छा शिक्षक बनेगा। ऐसे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए हम जो टेस्ट बनाते हैं वो हमें क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। और ये चीज चेक करने के लिए कि वो भविष्यवाणी कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें जो है पूर्व कथित वैधता ज्ञात करनी पड़ती है। रबर ने कहा पूर्व कथित वैधता इंद्रिय अनुभविक वैधता का एक प्रकार है जो ये निर्धारण करता है कि परीक्षा पर प्राप्त प्राप्तांक किस सीमा तक वास्तविक निष्पादन का भविष्य कथन करते हैं। मतलब रबर का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो है इंद्रियों के आधार पर या इंद्रियों के अनुभव के आधार पर ज्ञात की जाने वाली वैधता है और इससे ये निर्धारण करते हैं परीक्षा के हम प्राप्तांकों के आधार पर कि परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं वो किस हद तक भविष्य कथन कर पा रहे हैं। अगर समझ लीजिए कि परीक्षण में किसी बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और लेकिन वो उस क्षेत्र में अच्छे योग्यता नहीं रखता या उसमें रुचि नहीं रखता, तो इसका मतलब यह है कि परीक्षण जो है भविष्य कथन सही से नहीं कर पा रहा है। इसे ज्ञात करने का यहाँ पे सूत्र भी दे रखा है कि किस तरीके से हम जो है परीक्षण की जो है कसौटी चेक कर सकते हैं। उनके जो प्राप्तांक आएंगे उनके मध्य हम सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पूर्व कथित वैधता जो गुणांक है वो कैसा है और उनकी कसौटी, व्यवहार और मापदंड आदि के बारे में भविष्यवाणी वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। और इन सब के लिए यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है जिसके आधार पर हम नाप सकते हैं। अगली हमारी वैधता है निर्मित या अन्वय वैधता। इस विधि का प्रतिपादन जो है क्रॉनबेक ने किया था। वैधता प्राप्त करने की ये वैधता पता करने की ये एक नवीन प्रविधि है। इसकी जो गणना होती है आज के मापन के क्षेत्र में की जाती है। जब परीक्षण का निर्माण करता है ये जानना चाहता है कि परीक्षण के जो प्राप्तांक हैं किन मानसिक योग्यताओं से संबंधित हैं। जो हमारे अंक आए हैं, मतलब किसी परीक्षण में जो बच्चा अंक प्राप्त कर रहा है, जो प्राप्तांक प्राप्त कर रहा है, वो किस मानसिक योग्यता से संबंधित है और किस आधार या हम कह सकते हैं किन मानसिक योग्यताओं पर आधारित हैं। तो जब ये चीज जानना चाहता है तो उसे निर्मित या अन्वय वैधता के अंतर्गत कहा जाता है। क्योंकि इस प्रकार की जो वैधता होती है उससे मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित होती है, क्योंकि हम व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, मानसिक योग्यता का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, मनोवैज्ञानिक वैधता है। इसे मनोवैज्ञानिक वैधता भी कहते हैं। एनास्टेसी के अनुसार परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या संज्ञानात्मक योग्यता के रूप में की जा सकती है। अर्थात मनोवैज्ञानिक परीक्षण में मनोवैज्ञानिक भाषा पाए जाते हैं जिससे निर्मित वैधता की संज्ञा दी जा सकती है। मतलब इसके अंदर जो है मानसिक शील गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये मानसिक शील गुणों का जो अध्ययन है मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है, इसलिए इसे हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण कह सकते हैं। और ये मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण है इनके अंदर निर्मित वैधता जो है पाया जाना बहुत ज़रूरी है। और विशेष रूप से जो बुद्धि वाले जो
परीक्षण हैं इंसान की जो मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं, उन उसके अंदर सृजनात्मकता भी हो सकती है, अभिरुचि भी हो सकती है, अभियोग्यता भी हो सकती है। इन सब में जो है निर्मित वैधता का पाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिन सिद्धांतों की आवश्यकता है इन चीज़ों को समझने के लिए, क्या उन सिद्धांतों के अनुसार चीज़ें बनाई गई हैं कि नहीं बनाई गई हैं, टेस्ट के अंदर वो चीज़ें सम्मिलित की गई हैं नहीं की गई हैं। इसलिए इसको हम सैद्धांतिक वैधता भी कहते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर सिद्धांतों का भी पता लगाते हैं कि क्या उन सिद्धांतों को निर्मित करते समय समाहित किया गया है कि नहीं किया गया है। रेबर ने कहा है कि निर्मित वैधता का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिसके द्वारा किसी परीक्षण या उपकरण की वैधता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि परीक्षण के पद या एकांश किस मात्रा तक किस परिकल्पित गुण या शील गुण को मापते हैं जिसके मापन के लिए उसे अभिकल्पित किया गया है। मतलब जो निर्मित वैधता है इसका तात्पर्य प्रक्रिया से, कौन सी प्रक्रिया से, जिसके द्वारा किसी परीक्षण उपकरण की वैधता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाए कि जो परीक्षण के जो पद हैं वो किस हद तक या किस सीमा तक उन गुणों का या शील गुणों को माप रहे हैं जिन्हें मापने के लिए उस टेस्ट का या उस परीक्षण का निर्माण किया गया है। अगर ये जब हम नाप के पता कर लेते हैं तो इस प्रकार की जो वैधता होती है वो निर्मित वैधता कहलाती है। और क्रोनबेक और मीहल ने इसके लिए जो है वैधता संरचनात्मक वैधता में सिद्धांत और परीक्षण दोनों की वैधता को एक साथ ज्ञात हो जाती है, ये क्रोनबेक और मीहल का कहना है। और वैधता ज्ञात करने की उन्होंने जो है विधियां भी बताई हैं, आयु विभेदीकरण, अन्य परीक्षणों से सहसंबंध, आंतरिक संगति, ये सारी चीजें हैं जिनके आधार पर हम जो है संरचनात्मक या निर्मित वैधता का पता लगाते हैं। आयु विभेदीकरण के अंदर जो है ये देखा जाता है कि क्या जैसे स्टैनफोर्ड बिने का टेस्ट है कि जब बच्चे की आयु बढ़ रही है तो क्या परीक्षण के प्राप्तांक भी बढ़ रहे हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, आयु के अंदर वो विभेद कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा अन्य परीक्षणों के सहसंबंध में हम दूसरे जो परीक्षण जो पहले से निर्मित हैं, जो प्रमाणीकृत जो परीक्षण है उनके साथ नवीन परीक्षण का सहसंबंध स्थापित करके चेक करते हैं। इसके अलावा आंतरिक संगति में हम ये देखते हैं कि जो तथ्य हैं उसके अंदर आंतरिक जो हैं उनमें कितनी समजातीयता है, कितने वो आपस में समान है। और इस विधि का जो है संकुचित रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बाह्य तत्वों की जो उपस्थिति में ये कहना कठिन हो जाता है कि किन प्रतियों का ये माप करता है किन का नहीं। तो इस तरीके से अब हम इस प्रकार की जो लास्ट वैधता है उसकी बाह्य जो वैधताएं हैं, बाह्य कसौटी के आधार पर हम लास्ट वैधता की बात करेंगे, समवर्ती या एकीभूत वैधता। एकीभूत या समवर्ती जो वैधता होती है ये किसी भी परीक्षण वैधता ज्ञात करने के लिए परीक्षण निर्माता या परीक्षण को जो वर्तमान सूचनाओं से संबंधित करने का प्रयास करता है। इसके अंदर जैसे समझ लीजिए बीएड प्रवेश परीक्षा के जो प्राप्तांकों को शिक्षण अभिवृत्ति पर प्राप्त प्राप्तांकों से सहसंबंधित किया जा रहा है। समझ लीजिए कि बीएड में आपने अच्छे अंक प्राप्त करे हैं, बीएड आपने पास किया है, तो इसके आधार पर हम ये देखेंगे कि क्या आपके अंदर शिक्षण अभिवृत्ति भी अच्छी पाई जा रही है, और बीएड के जो आपके अंक हैं उन्हें शिक्षण अभिवृत्ति के जो प्राप्तांक हैं उनके साथ सहसंबंधित करेंगे, क्योंकि बीएड के अंदर अंक ज़्यादा हैं तो आपके अंदर शिक्षण अभिवृत्ति भी ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से इन दोनों के बीच में सहसंबंध स्थापित किया जाता है। बुद्धि परीक्षण के जो प्राप्तांक हैं उनका उपलब्धि प्राप्तांकों के साथ सहसंबंध स्थापित किया जाता है, क्योंकि बुद्धि जिसकी ज़्यादा होगी उसकी उपलब्धि भी ज़्यादा होगी। ऐसे ही अभिवृद्धि मापनी के जो प्राप्तांक हैं उनका तात्कालिक व्यवहार के साथ, चिंता परीक्षण का जो है मनोचिकित्सक द्वारा जो मूल्यांकित चिंता की मात्रा होती है उससे सहसंबंध स्थापित किया जाता है। तो एकीभूत जो वैधता है वो ये ज्ञात करने के लिए एक नवीन परीक्षण के साथ पुराने निर्मित परीक्षण की वैधता
को जांचता है। इसके एकीभूत परीक्षण में हम क्या करते हैं, वैधता में हम ये जानते हैं कि जो पहले से निर्मित परीक्षण है और जो नवीन जो परीक्षण है, इनके बीच में क्या संबंध है, उनके अंदर जो सहसंबंध है किस प्रकार का है, और इसके आधार पे हम जो है शील गुणों का मापन करते हैं। अगर उपलब्धि परीक्षण की वैधता ज्ञात करने के लिए एकीभूत वैधता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये समय के अनुसार परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। ये जो है बताता है कि समय के अनुसार कितने परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि हम पुराने टेस्ट से जो पहले से निर्मित टेस्ट है उसके साथ क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित करके चेक कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि समय के अनुसार परिवर्तन हुए हैं क्या नहीं हुए हैं। इसके अलावा एकीकृत वैधता से जो तात्पर्य होता है अनुकूलक की उस मात्रा से होता है जिससे किसी परीक्षण पर परीक्षार्थी अपने प्राप्तांक और परिस्थितियों में तात्कालिक व्यवहार में प्रकट करता है। मतलब जब हम इस टेस्ट एकीकृत वैधता से हमें पता चलता है कि जब हम परीक्षण को अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो है परीक्षार्थी के जो प्राप्तांक हैं और परिस्थिति जो है उनके बीच में क्या सहसंबंध है और किस मात्रा तक वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का उनके जो इंसान का जो व्यवहार है, तात्कालिक व्यवहार है, उसके बारे में हमें इसके द्वारा ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार हमारे जो वैधता के जो प्रकार हैं जिनसे हम वैधता ज्ञात करते हैं, इनका हमें अध्ययन कर लेते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है आज का समाप्त हो गया है। धन्यवाद।